हेलो एवरीवन। आज हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस फॉर द ग्रेजुएशन क्लासेस। और ये चैप्टर हमारे क्लास 12th के चैप्टर वेक्टर्स से आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम वही कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर लेते हैं जो कि हमने वेक्टर्स में पढ़े थे। तो वेक्टर्स की स्टार्टिंग भी हम बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे किसी फिजिक्स क्लास में की जाती है, लेकिन फिर आगे चलकर स्टूडेंट्स देखते हैं कि मैथमेटिक्स में वो वेक्टर्स को ज़्यादा समझते हैं फिजिक्स क्लासेस से। तो चलिए बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज। तो दुनिया में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज मानी जाती हैं। फर्स्ट वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, और सेकंड वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और आप जानते हैं इस तरह की क्वांटिटीज को कह दिया जाता है स्केलर्स, और इस तरह की क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर्स। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन भी रहेगा कि सर करंट के पास ये दोनों होते हैं लेकिन उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम एक्चुअल में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और साथ साथ ये कंडीशन भी लेकर चलते हैं कि वो क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन को भी फॉलो करें। और ये हम आज ही पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि किसे वेक्टर्स कहा गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और नोटेशन, इसे लिखने का क्या तरीका है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक लाइन सेगमेंट से। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां लाइन नहीं कहा, मैंने कहा है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट होगा और कोई ना कोई टर्मिनल पॉइंट होगा। तो इसके इनिशियल पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया है और बी को हमने कह दिया है टर्मिनल पॉइंट। और अब मुझे इस रिप्रेजेंटेशन के साथ इन दोनों बातों को जोड़ना है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो या तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं या हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा एरो के साथ। तो अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो इस तरह से एरो लगा दिया जाएगा। और सेकंड रहेगा मैग्नीट्यूड। तो इस लाइन सेगमेंट की कुछ ना कुछ लेंथ होगी और उस लेंथ को कहा जाएगा मैग्नीट्यूड। तो ये जितनी भी लेंथ है इसे कहा जाएगा मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट, इसे अब कैसे, नोटेशन क्या रहेगी इसके लिखने की। तो नोटेशंस अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से दिखाई गई है। तो जो सबसे मोस्ट कन्वेंशन इसकी नोटेशन है जो कि आपको हर बुक में मिलेगी, वो रहेगी ए बी और इस तरह से ऊपर एरो लगा दिया जाता है। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए से बी तक है। तो ए से बी तक ये एक वेक्टर है, तो ये रहेगी नोटेशन। या फिर कुछ बुक्स में इस वेक्टर को सिंपल ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ए तो रहेगी इसकी लेंथ, और जब वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा तो हम ए के ऊपर एरो लगा देते हैं। और या फिर कुछ बुक्स में बोल्ड लेटर्स में ए को लिख दिया जाता है। और साथ साथ मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये तो रहेगा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी के साथ मॉडुलस लगा देते हैं। सिमिलरली ए वेक्टर के भी मॉडुलस लगा देंगे तो ये रहेगी इसकी मैग्नीट्यूड। और सिमिलरली यहाँ बोल्ड में ए लिखा है तो ये हो जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं नल वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 0 उसे कहा जाता है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। और एग्जांपल लें तो मान लो ये कोई पॉइंट है, तो यहीं से ये पॉइंट है ए, तो यहीं से स्टार्ट हुए यहीं खत्म हो गए, तो लिख दिया ए वेक्टर। और कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे आपने देखा है कि मैट्रिक्स जब आप पढ़ते हैं तब एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स ऐड करें तो कई बार हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसी तरह से हम वेक्टर्स में भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर आना चाहेंगे कि जब एक वेक्टर में कोई और वेक्टर ऐड हुआ तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, तो क्या कहा जाएगा उसे? जीरो वेक्टर। तो इसीलिए हम पहले से इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जब हम इस तरह की कुछ चीजें पढ़ेंगे तो उन्हें पहले से कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए, जिसे कहेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। A vector whose magnitude is 1 is called a unit vector. If A is any vector, then A cap इसे पढ़ा जाता है A cap, जिसका ये फॉर्मूला है is unit vector। तो समझते हैं ये फॉर्मूला कैसे बन गया। तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर है जिसे हमने कहा A वेक्टर, और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 7 यूनिट्स है। और अब मुझे इस वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाना है। लेकिन यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कहती है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, तो अगर इसकी लेंथ है 7 तो मैं इसके बराबर बराबर 7 टुकड़े कर दूं, और 7 टुकड़ों में से ये जो पहला टुकड़ा होगा इसकी लेंथ है 1, तो पूरे वेक्टर को अगर हम 7 से डिवाइड करवा दें, और ये 7 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें तो सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा, और ये पार्ट का जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? 1। लेकिन इसकी डायरेक्शन वही रहेगी इस पार्ट की जो वेक्टर की डायरेक्शन थी। तो जब भी आपको दिए गए वेक्टर को बदलना हो यूनिट वेक्टर में, तो हम डिवाइड कर देते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो इन्हें कहा जाएगा लाइक वेक्टर्स। एंड अनलाइक इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर ये कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर्स। वेक्टर्स whose initial points are not fixed are called free vectors। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूं, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है जिसे हमने कहा A, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है और कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इस A वेक्टर को उठाकर यहां रख दूं, बिल्कुल यही डायरेक्शन होनी चाहिए, इतनी ही लेंथ होनी चाहिए, तो अभी भी हम इसे A वेक्टर ही कहेंगे। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप वेक्टर्स को यहां से उठाएं, यहां रख लें, अगर उसकी वही डायरेक्शन और वही मैग्नीट्यूड है तो ये A था तो ये भी A रहेगा। इसका मतलब है फ्री, आप इन्हें उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। तो यही बताया गया है फ्री वेक्टर्स में, जिनके इनिशियल पॉइंट्स फिक्स ना हो। और हम अपनी स्टडी में थ्रू आउट जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, हम फ्री वेक्टर्स ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट रहेगा फिक्स, उन्हें कहा जाएगा लोकलाइज्ड वेक्टर। और एग्जाम्पल में हम यहां लिख सकते हैं फोर्स। तो फोर्स की जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है वो फिक्स है कि कहां से फोर्स आ रही है, तो ये रहेगा लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन
सेम प्लेन। तो उन वेक्टर्स को कोप्लेनर कहा जाता है जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर मैं यहां पर आपको पेन की हेल्प से समझाना चाहूं, मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। क्या ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं? तो कोप्लेनर वेक्टर हम उन्हें कहेंगे अगर आप एक ऐसा पेज इनके ऊपर चिपका पाएं कि ये दोनों वेक्टर उसी पेज पर आ जाए। तो अगर मैं इस तरह से एक पेज चिपका दूं और ये दोनों इसी पर आ गए तो ये कहलाएंगे कोप्लेनर। तो आप कहोगे सर दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर रहेंगे। तो बिल्कुल, अगर आपको कैसे मर्जी ये दो पेन दिखा दिए जाए, आप एक पेज तो हमेशा ऐसा बना ही लोगे जिसके ऊपर ये दोनों आ जाएंगे। इन स्टोरी में इंटरेस्ट तब आएगा जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाए, तब ये बात हमेशा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए दो वेक्टर्स तो इस पेज के ऊपर हैं, लेकिन तीसरा वेक्टर इस तरह से बाहर है। अब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि दो तो एक ही पेज पर आ गए हैं लेकिन तीसरा उस पेज पर नहीं आया। लेकिन अगर इस वेक्टर को भी इसी पेज के ऊपर चिपका दिया जाए, अब ये तीनों बन जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। तो 3 के केस में कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए, और लास्ट अब हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर कब कहा जाएगा? इफ दे हैव सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। ये तो बात रही थ्योरेटिकल डेफिनेशन की, लेकिन जो हम इसमें से यूज करते हैं, तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और ये दोनों के दोनों या तो लाइक वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है या अनलाइक है, तो दोनों ही केस में या तो कुछ इस तरह से पिक्चर भी दिखेगी कि दोनों की डायरेक्शन है सेम, या फिर दोनों की डायरेक्शन है डिफरेंट। तो जो मैथमेटिक्स में हम इसका यूज करते हैं, तो अगर मैं आपको यहां पर समझाना चाहूं, तो अगर हमारे पास इस तरह से मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन है सेम, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने सेकंड वेक्टर को उठाकर यहां पर रख दिया है। तो ये सेकंड वेक्टर को उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब ये वेक्टर और इस वेक्टर में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। शायद अगर मैं इसे और बढ़ा दूं तो आप कहेंगे ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4, तो इनमें आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है। तो इसी बात को मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया गया कि अगर दो वेक्टर्स हैं पैरेलल, तो आप एक वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर। जैसा कि मैंने कहा, एक 4 है तो दूसरा है 2, और उसके साथ आप एक और 2 की मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन है तब भी ये किया जा सकता है। तो यहां पर अगर एग्जांपल देखें, तो ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये है हमारा सेकंड वेक्टर, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो फिर से आप इसे उठाकर इस तरह से यहां लगा सकते हैं, और इस बार -2 आ जाएगा उस केस में। तो दोनों ही केस में हम इस बात का यूज कर सकते हैं कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो इफ वी हैव two vectors, say vector A and vector B, then how to add them? तो मान लेते हैं, चलिए ये है कोई वेक्टर A and there is some other in the space, say this is vector B। तो कैसे हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे? जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी कि हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं वो सारे रहेंगे फ्री वेक्टर्स। तो मान लीजिए मेरे पास इस टाइम इस ए वेक्टर को तो हमने यहीं रखा, लेकिन बी वेक्टर को उठाकर हम बिल्कुल बी के इनिशियल पॉइंट को हमने मैच करवा दिया ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से, और यहां पर हमने इस तरह से बना दिया बी वेक्टर। तो ये था वो पॉइंट जो ए के लिए टर्मिनल था लेकिन बी के लिए वो इनिशियल पॉइंट था। तो अगर मैं इन्हें नाम दे दूं, मान लीजिए जो फर्स्ट वेक्टर था इसका इनिशियल पॉइंट है ओ
और इसका टर्मिनल पॉइंट है ए, और यहाँ पर जब वेक्टर आया इसका इनिशियल तो रहा ए और इसके टर्मिनल को हम कह देते हैं बी पॉइंट। तो स्टार्टिंग हुई ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, फाइनली हम पहुंच गए ओ से बी तक। तो यहाँ पर हम एक नया वेक्टर बना देंगे जिसे कहा जाएगा ओ बी वेक्टर, और इसी वेक्टर को कहा जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये एडिशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपने प्राइमरी क्लासेस में ऐड करना सीखा था, कि अगर कोई हमें कहे कि 2 और 4 को ऐड करो, तो आप जानते हैं कि 2 और 4 को किस तरह से ऐड किया जाता है। मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, और हमसे कहा जाए ऐड 2 + 4, तो 2 + 4 को ऐड करने का तरीका यही होता है कि पहले ले लिए गए 2 और फिर 2 में 4 को ऐड किया गया, तो 1 2 3 4, और फाइनली आप 2 और 4 को ऐड कर 6 तक पहुंच गए। तो पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, फिर इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और फाइनली आप 6 तक पहुंचे। वही बात यहाँ पर है कि पहले 0 ओ से लेकर ए तक वेक्टर ए गया, फिर वेक्टर बी गया, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो फाइनली यू रीच दिस पॉइंट एंड दिस वेक्टर इज नोन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसी बात को अगर हम इस नोटेशन में कहें तो हमने यहां पर कहा है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, और ये इन तीनों को ऐड करने पर एक ट्रायंगल बन गया, इसलिए इसे कहा जा रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। So OB vector, so this is vector A, this is vector B, and this is OB vector. So I hope addition is clear now. Our next topic is position vector. इसे आप 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में ही समझ सकते हैं, और दोनों में इसका मीनिंग सेम रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दोनों से ही बता देता हूँ। तो मान लीजिए हम 2 डायमेंशन सिस्टम में हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड लेट अस ड्रॉ द 3 एक्सिस हियर, द 3 डायमेंशनल सिस्टम। सो लेट दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी एक्सिस। तो मान लीजिए अगर आप एक्स वाई प्लेन में हैं और आपने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट को चलिए हमने कह दिया कैपिटल ए। तो ओरिजिन और इस पॉइंट को आप ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं ओ को और ए को मिला देता हूँ, और ये जो वेक्टर बनेगा इट इज ओ ए वेक्टर। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसी वेक्टर को कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये ए की हेल्प से बना है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए का। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए स्पेस में और फिर उसको ओरिजिन से मिला दीजिए, तो ये रहेगा ए, और आपने ओ और ए को मिला दिया, और फिर से ओ ए को कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर इस तरह से थोड़ा होता है, वेक्टर तो कहीं पर भी हो सकता है। तो बिल्कुल उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास फिर से 2 डायमेंशन सिस्टम है। तो नेक्स्ट अब ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसके हेडिंग दे दूं तो कुछ ऐसा कहा जाएगा, एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो मान लीजिए यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपको कोई भी एक वेक्टर दिया गया है, ये है वेक्टर ए बी। तो अब मैं इसे कैसे लिखूं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में? तो फिर से हम इस टिप को मिला देते हैं ओ से, तो ये हो गया हमारा ओ ए वेक्टर, और इसी ओ को मैं मिला देता हूं यहाँ बी से, ये हो गया हमारा ओ बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल बन गया है, और अगर मैं यही ट्रायंगल लॉ का यूज कर लूं तो हम कह सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन
ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर। और हम ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ए बी को तो रख लेते हैं यहीं, और ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब बी तो कोई एक पॉइंट था जिसे ओ के साथ मिलाया गया, तो ओ बी वेक्टर को आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और माइनस ओ ए को कहा जा सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कोई भी वेक्टर दिया हो तो एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो स्टार्टिंग में आएगा पोजीशन वेक्टर यहां जो लास्ट में लिखा होगा बी, और फिर माइनस में यहां जो फर्स्ट में लिखा होगा ए। तो आप किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस वेक्टर्स। फिर से इसे भी हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में ही देख सकते हैं। सो इन 2D, तो अगर मैं यहाँ पर फिर से 2 डायमेंशनल सिस्टम ड्रॉ करूं जो कि है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर आप एक ऐसा वेक्टर सोचें जिसका जो ओरिजिन से स्टार्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो 1 है, बस वो यहां तक है। और इसी तरह से एक वेक्टर अगर आप वाई डायरेक्शन में सोचें, ओ से स्टार्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इसकी भी लेंथ 1 है, तो इन वेक्टर्स को कहा जाता है बेस वेक्टर्स। इस वेक्टर को डिनोट किया जाता है आई कैप से, और इस वेक्टर को डिनोट किया जाता है जे कैप से। तो यूनिट है, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ऐसा वेक्टर है। तो जब भी आप आई कैप को देखें तो आपके मन में आना चाहिए ये वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो है एक्स एक्सिस लेकिन मैग्नीट्यूड है 1, और जे कैप का मतलब रहेगा डायरेक्शन है वाई एक्सिस लेकिन मैग्नीट्यूड है 1। तो सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हम 3 डायमेंशन सिस्टम में भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगी 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा वेक्टर होगा और एक वेक्टर हो जाएगा वाई की डायरेक्शन में और एक हो जाएगा जेड की डायरेक्शन में। तो जो आई की डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में होगा 1 यूनिट, उसे आई कैप, यहाँ आ जाएगा जे कैप और यहाँ आ जाएगा के कैप। तो ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो फिर से इसे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में ही समझ सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट इसे 3 डायमेंशन में ही देखने की कोशिश करते हैं। और इसे दिखाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ इसी शीट का। तो अगर आप इस शीट को देख रहे हैं तो यहाँ पर इन 2 एक्सिस को नोट कीजिएगा, ये जो एक पैरेलल जा रही है और एक ये इस साइड से। और यहाँ पर अगर मैं एक और रिप्रेजेंट कर दूं, इसे हम जेड एक्सिस कह रहे हैं। तो ये मान के चलिए आप वाई एक्सिस, इसे मान लीजिए आप एक्स एक्सिस और इसे मान सकते हैं आप जेड एक्सिस। आई होप अब आप सभी देख पा रहे होंगे। और मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से स्पेस में मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है जिसे मैंने नाम दिया है ए। अब मैं ओरिजिन को उस ए के साथ जोड़ दूं तो हमने उसे कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लेकिन अगर इसी वेक्टर को अब हम लिखना चाह रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में, थोड़ी देर के लिए चले मैं इसे नाम दे देता हूं। इस पॉइंट का नाम है 2, 3, 4। तो कैसे लिखा जाएगा इसे कंपोनेंट फॉर्म में? तो चलिए पहले इसी को आप बनाकर दिखाते हैं और फिर इसे ज्योमेट्रिकली समझेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 3 डायमेंशन सिस्टम में हैं। ये रहा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और यहाँ पर कहीं हमने स्पेस में एक पॉइंट ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4। तो कैसे इस पॉइंट को जो कि 2, 3, 4 है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसका नाम है ओ ए वेक्टर।
तो चलिए फिर से इस यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने बेस वेक्टर्स के टाइम पर कहा था कि एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है उसे कहा आई कैप, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है जिसका नाम है जे कैप, और एक जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है जिसका नाम है के कैप। तो अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलूं और मान लीजिए 2 यूनिट चलता हूं, ये हो गई 1 यूनिट और यहां हो गया 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का नाम तो है आई कैप, लेकिन मैं 2 यूनिट्स चलाऊं तो यहां से यहां तक जो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आई कैप। और अब मुझे जाना है y की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स। तो अब मैं यहाँ y की डायरेक्शन में 1 यूनिट चलने को कहा जाता है j कैप, लेकिन हमने y की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है, तो यहाँ से अब मैं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट चला, तो यहाँ से यहाँ तक आने को कहा गया 2i कैप, और यहाँ से यहाँ तक को कहा गया 3j कैप। तो फाइनली आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं यही सारी बातें यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक को, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं 2i कैप, जे की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलने को हम यहाँ कह रहे हैं 3j कैप, और इस वेक्टर में ये वेक्टर ऐड हुआ तो फाइनली आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए जिसे हम कह रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। और अगर अब 1 यूनिट z एक्सिस में चलने को कहा गया है k कैप, और यहाँ है 2 3 4, और अगर मैं 4 यूनिट्स चलूं z की डायरेक्शन में तो 1 2 3 एंड 4, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 4k कैप। तो स्टार्टिंग हुई थी यहाँ O से, फाइनली आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ से यहाँ तक को अगर मैं मिला दूं तो इस वेक्टर का नाम है 2i कैप प्लस 3j कैप। और यहाँ से अब हम z की डायरेक्शन में चले आए। अगर इसी वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ रख दूं तो ये अभी भी रहेगा 4k कैप, तो ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं। और 2ij प्लस 3j में अब इस पहले यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, तो फाइनली हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और उस वेक्टर को कहा जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर इसी बात को करना चाहूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 यूनिट्स इस डायरेक्शन में चले, इस वेक्टर को कहा गया 2i कैप, फिर हम यहाँ से y की डायरेक्शन में चले 3 यूनिट्स, इस वेक्टर को कहा गया 3j कैप। तो फाइनली यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ से फिर हम 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ गए कुछ इस तरह से, और फाइनली जो हमें पॉइंट मिला वो वेक्टर कहलाया 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर। तो कोई भी पॉइंट आपको दिया हो आप उसे बेस वेक्टर की टर्म्स में इस तरह से मेंशन करेंगे। और फाइनली अब लिख लेते हैं हम। तो ये था O, ये था A, तो OA वेक्टर को लिखने का तरीका क्या रहेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अगर अब आपको कोई भी x y z की टर्म्स में दे दिया जाए तो उसे भी आप इसी तरह से मेंशन कर देंगे xi प्लस yj प्लस zk।